अफगानिस्तान और तालिबान, आज मैं उसका पार्ट 2 बनाने वाला हूं। उससे पहले मैं पिछले लेक्चर के कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूं। देतांत पीरियड की बात हुई थी, कोल्ड वार की बात हुई थी। देतांत पीरियड 1979 में खत्म होता है। फिर जब हम अफगानिस्तान पे आए, वहां पे पहले मोनार्की थी। मोनार्की को जिसने उखाड़ के फेंका वो मोहम्मद सरदार खान दाऊद थे। उसके बाद 78 में पीडीपी एस्टैब्लिश होती है और 1979 में अफगान फोर्सेस के साथ सोवियत फोर्सेस जो है वो इन्वेड कर जाती हैं अफगानिस्तान में। 1979 में सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान में इन्वेड करती हैं और अब वो अफगान फोर्सेस के साथ मिलकर काम करेगी। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में सोवियत की फोर्सेस इन्वेड करती हैं तो अफगानिस्तान के लोग काफी रोष प्रकट करते हैं इस चीज पर, और उनका जो गुस्सा होता है वो सोवियत और अफगान इन दोनों फोर्सेस के खिलाफ बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं और उनको दबाने के लिए अफगान और सोवियत फोर्सेस हर तरीके का हथकंडा लगाते हैं सप्रेस करने के लिए, जिसमें कई सारे मर्डर्स होते हैं, कई सारी रेप्स होते हैं, हीनियस क्राइम्स होते हैं। और इसके चलते बहुत सारे लोग अफगानिस्तान को छोड़ के भागना शुरू करते हैं। वो अलग अलग देशों में शरण लेना शुरू कर देते हैं। कई लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, ईरान जाते हैं, कुछ इंडिया भी आए थे और कुछ लोग पाकिस्तान में जाते हैं। अब इस बात को याद रखिएगा, ये मैं आगे बताऊंगा कि कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं। सोवियत फोर्सेस का ये जो इंटरफेरेंस होता है एक पर्टिकुलर कंट्री में, और उसके बाद उनकी जो एट्रोसिटीज होती हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों पर, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही इसकी निंदा होती है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है इसका, जिस वजह से सोवियत फोर्सेस को काफी इंटरनेशनल प्रेशर झेलना पड़ता है। और 1989 में सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के निकल जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सोवियत फोर्सेस के ऊपर ये जो प्रेशर इंटरनेशनल लेवल में डेवलप किया गया था, इसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब सोवियत फोर्सेस अफगान फोर्सेस के साथ मिलके वहां पे लोगों को सप्रेस कर रहे होते हैं, उस समय भी मुजाहिद फोर्सेस वहां पे इनके रिएक्शन में जो पैदा होती हैं, जो इनको काउंटर अटैक करती हैं, ऐसा माना जाता है उनको भी सपोर्ट जो था अमेरिका का था। मगर फाइनली 1989 में सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ता है। उसके बाद 1992 में भी पीडीपी की वो पॉपुलैरिटी लोगों में नहीं रहती जो पहले थी, और 1992 में भी पीडीपी भी कोलैप्स हो जाती है। अब बचा कौन? बचे वो मुजाहिद फोर्सेस जो सोवियत और अफगान फोर्सेस के रिएक्शन में 1979 में पैदा हुए थे। अब दोस्तों, इन फोर्सेस में आपस में ही टसल शुरू हो जाती है, मुठभेड़ शुरू हो जाती है या खींचातानी शुरू हो जाती है। और खींचातानी इस बात की होती है कि सरकार पे या सत्ता पे काबिज कौन होगा। एक ग्रुप कहता है मैं सरकार को अपने हाथ में लूंगा, दूसरा ग्रुप कहता है मैं सरकार को अपने हाथ में लूंगा। इसी बीच यूनाइटेड नेशन का भी एक बयान आता है कि अगर अफगानिस्तान की कोई भी मुजाहिद फोर्स हमें यह बताने में सक्षम हो, या फिर अगर अफगानिस्तान में मुजाहिद की कोई भी फोर्स यह दावा करती है कि वो सरकार बना सकती है और उनकी उस चुनी हुई या बनी हुई सरकार को अफगानिस्तान के लोग जो है सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उसको सपोर्ट करेंगे, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। मगर होता यह है कि कोई भी मुजाहिद फोर्स जो है ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती या सफल नहीं हो पाती। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आपको याद होगा, पीछे मैंने अभी बताया कि जब 1979 में मुजाहिद फोर्सेस और रशियन, सोवियत और अफगान फोर्सेस में लड़ाई चल रही थी, बहुत सारे लोग जो थे वो अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए थे और उनमें से कुछ ने शरण ली पाकिस्तान में।
जिन अफगान लोगों ने पाकिस्तान में शरण ली उनको वहां पे रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती थी, और इसी रिलीजियस एजुकेशन में या रिलीजियस स्कूल में एक ग्रुप का क्रिएशन होता है जिसको बोला जाता है तालिबान। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। अब क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अपना भी एक इंटरेस्ट होता है, और ये जो लोग अफगानिस्तान से भाग के पाकिस्तान में शरण लेके आए थे, इन्होंने वहां पे अत्याचार देखे होते हैं, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ये सोचती हैं क्यों ना इनका माइंड वॉश करके इनको वापस अफगानिस्तान में भेजा जाए और इनके बहाने वहां पे वो सरकार बनाई जाए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी काम करे। फाइनली तालिबान को गुरिल्ला टैक्टिक्स या वेपन की एजुकेशन देना शुरू कर दी जाती है, और उनको यह बताया जाता है कि आप अपनी जमीन के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। तालिबान उनकी बात मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि तालिबान ग्रुप जब स्टार्ट हुआ था तो 40 से 60 लोग ही थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया। फाइनली दोस्तों, तालिबान की जो एक्टिविटीज है वो वापस अफगानिस्तान में 1995 में शुरू हो जाती हैं। 1995 में वो काबुल पे अटैक करते हैं, बड़ा भयंकर अटैक होता है, मगर उस समय उनको रोक दिया जाता है, और जो रोकने वाली मेन फोर्स होती है उसका जो मेन लीडर होता है उसका नाम है मोहम्मद शाह। उनका नाम है मोहम्मद शाह। शाह साहब जो है इनको रोक लेते हैं, मगर 1996 में तालिबान काबुल को हासिल कर लेता है और वहां पे अपनी पावर जो है, उसका जो पावर है वो बढ़ जाती है, वो काबुल को सीज कर देता है और फाइनली वो डिक्लेयर करता है अफगानिस्तान को इस्लामिक एमायरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। आप अभी अगर आप खबरें देख रहे हैं तो अभी से ये नाम दोबारा से आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, खबरों में आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी है वो अफगानिस्तान का नाम बदल के अब इस्लामिक एमायरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रखने वाले हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास में पहले भी हो चुका है। फाइनली क्या होता है दोस्तों कि जब वो काबुल को हासिल कर लेते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक रिलीजियस ग्रुप था, शरिया लॉ वहां पे इंपोज कर दिया जाता है, शरीयत जिसको बोलते हैं, और इसमें कई औरतें होती हैं जिन पे या कई ऐसी सेक्शंस होती है सोसाइटी की जिनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे औरतों को अगर घर से बाहर निकलना है तो किसी मर्द के साथ जाना है, औरतों को बुर्का पहनना है, औरतों को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, और जो शिया कम्युनिटी थी अफगानिस्तान में उस पर काफी एट्रोसिटीज जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है इनसे काफी दुखी होना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने आपको भी बताया कि काबुल पे जब अटैक हो रहा था वहां पे एक मोहम्मद शाह साहब होते हैं, वो रोकते हैं इनको। मोहम्मद शाह साहब का एक दुश्मन होता है, इसका नाम होता है रशीद दोस्तम। लेकिन रशीद दोस्तम और मोहम्मद शाह साहब, इन दोनों का जो ये तालिबान होता है इससे इनकी बनती नहीं है इन दोनों की, इसलिए ये दोनों मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं नॉर्दर्न फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट। और यूनाइटेड फ्रंट का एक ही काम होता है किसी ना किसी तरीके से तालिबानियों को रोकना। तालिबानी काफी इनकी बातचीत भी होती है, जो यूनाइटेड फ्रंट है, मोहम्मद शाह साहब है, इनके साथ वो काफी नेगोशिएशन भी करते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी सरकार में आइए, मगर मोहम्मद शाह साहब इनके साथ कभी नहीं जाते। रीजन ये होता है मोहम्मद शाह साहब जो होते हैं ये डेमोक्रेट होते हैं, और इनको ये जो रिलीजियस आइडिया होता है ये पसंद नहीं होता, आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट होती है। मोहम्मद शाह साहब के अंडर जितना भी एरिया होता है उसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेसी को बहाल रखा होता है, जिस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आप यकीन मानिए जब मैं ये पढ़ रहा था तो बड़ी अजीब सी बात मेरे हाथ लगी कि अफगानिस्तान में जब तालिबानियों की एट्रोसिटीज बढ़ने लगी तो बहुत सारे अफगानी पीपल जो थे वो उस एरिया में भागे या उस एरिया में गए जो मोहम्मद शाह साहब के अंडर आता था, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी थी। और इस वजह से तालिबानी जो थे वो मोहम्मद शाह साहब से हमेशा से बड़ा ही इंफीरियर फील करते थे। बाद में
मोहम्मद शाह साहब को भी मार दिया जाता है। मोहम्मद शाह साहब की जो जिस साल में उनकी हत्या होती है, शायद वो 2001 है, आप इस डेट को एक बार चेक करिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रही, उनका भी मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद शाह साहब का जैसे ही मर्डर होता है, किलिंग होती है, अफगानिस्तान के लोगों के मन में तालिबानी जो लोग हैं उनके खिलाफ एक एग्रेसिव फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक एलिनेटेड फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और लगभग मैक्सिमम अफगानिस्तान जो है, या जो अफगानिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, इनके काफी एंटी हो जाते हैं। इसी बीच 2001 में एक बहुत बड़ी घटना होती है अमेरिका में। 2001 9/11 पेंटागन और ट्विन टावर्स पे सुसाइडल बॉम्बर अटैक हो जाता है, और उधर के राष्ट्रपति कौन होते हैं? बुश साहब होते हैं। बुश साहब इन सुसाइडल बॉम्ब्स का जिन पे आरोप लगाते हैं वो दो ग्रुप्स में लगाते हैं, एक अलकायदा और दूसरा तालिबान। एक का सरगना मुल्ला उमर और दूसरे का जो लीडर था वो था उसामा बिन लादेन। तो बुश साहब ये कहते हैं अफगानिस्तान में जो बैठे हुए दोनों ग्रुप हैं कि आप हमें ये दोनों टेररिस्ट जो है हैंड ओवर कर दीजिए, मगर तालिबान उनको हैंड ओवर नहीं करता। और इसी के अगेंस्ट या इसी के विरुद्ध में अमेरिका एक ऑपरेशन शुरू करता है, एंड्यूरिंग फ्रीडम, और वो कहते हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अफगानिस्तान पे हमले शुरू हो जाते हैं तालिबानीज पे, अफगानिस्तान में रहे हुए तालिबानीज पे, मगर इसमें सिविल किलिंग्स भी काफी हद तक हुई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 2000 एंड के आते आते या 2001 तक तालिबानी वहां पे सरकार छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ स्लीपर सेल्स बन जाते हैं और कुछ फिर से अलग अलग देशों में शरण ले लेते हैं। जो मेन ग्रुप से ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में शरण ले ली थी, मगर तालिबान खत्म नहीं होता पूरा, ये बात मैं बता दूं आपको। 2001 में सरकार बनती है हामिद करजई साहब की। हामिद करजई साहब वहां पे काफी रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, या करते भी हैं, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इवन की वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाई जाती है जो कि एक लगभग एक सरकार का काम करेगी और लोगों के मिसाइल को हल करेगी। मगर 2009 आते आते तालिबान फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और करजई साहब को अफगानिस्तान चलाने में काफी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए करजई साहब ये कहते हैं कि क्यों ना तालिबानियों से बातचीत की जाए। वो तालिबानियों के लिए कई बार न्योता भी भेजते हैं कि आप आइए, हम एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं, आपके जो भी मिसाइल होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा, मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूं। मगर तालिबान की तरफ से हमेशा से एक ही जवाब आता है कि जब तक यहां पे फॉरेन ट्रूप्स नहीं जाएंगे, हम आपके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। 2011 में उसामा बिन लादेन भी मारा जाता है पाकिस्तान के एबटाबाद में। फिर से सनसनी मच जाती है। अब तालिबान की एक्टिविटीज जो और बढ़ने लगती हैं 12-13 तक। 2014 में अफगानिस्तान में सरकार बदलती है और सरकार आती है अशरफ गनी साहब की, और अशरफ गनी साहब भी कहीं ना कहीं उसे नेगोशिएशन करते जाते हैं। फाइनली 2021 में यूएस में बिडेन साहब की सरकार बनी, उन्होंने अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकाल ली। अब अफगानिस्तान के सामने काफी चैलेंजेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। उसी तरीके से वर्ल्ड के सामने भी काफी चैलेंजेस हैं। इंडिया की अगर बात करें, हमारा क्या स्टैंड रहेगा उनके लिए, क्या हम उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, चाइना क्या अपनी पॉलिसी अपनाता है, पाकिस्तान अपनी क्या पॉलिसी अपनाता है, रशिया अपनी पॉलिसी क्या अपनाता है। और इसी दौर में इसके साथ एक और सवाल राइज होता है कि अफगानिस्तान अपनी इकोनॉमी कैसे चलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में वो राइज होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको पूरा बता दिया है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज, अगर इसको अच्छा लगा है, काफी मेहनत से बना, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।